नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप गौपालक हैं, आप गाय रखते हैं, आप गाय की सेवा करते हैं, लेकिन गाय की सेवा करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो गाय को बोझ समझना शुरू हो गए। वैसे घरेलू एक आम दंपत्ति की बात करें तो उसके लिए भी गाय रखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं गौशाला की बात नहीं करता, मैं धर्म जो चैरिटी चलाते हैं उनकी बात नहीं करता। उनके लिए तो गाय गाय यदि उनके पास आ जाए तो उनके लिए जीविका का साधन बन जाती है, लेकिन साधारण आदमी के लिए गाय बोझ बनती चली जा रही है। तो गाय उत्पादकता में गिरावट आ गई है। गाय कुछ महीने जब तक दूध देती है, हमारा भरण पोषण करती है, फिर हम गाय को बोझ मानकर छोड़ देते हैं। मैं ऐसे गौपालकों के लिए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बातें ये हैं कि लाखों सालों से गाय ने हमारा भरण पोषण किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे परिवार में को पालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने गाय को माता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अब हम कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों के कारण एक गाय को बोझ समझना शुरू हो गए। तो मैं ऐसे मित्रों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी मैं इसलिए इस रूप में देना चाहता हूँ कि गाय अभी भी हमारे लिए, हमारे परिवार का, हमारे पालन पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है, माध्यम बन सकती है। गाय दूध भी देती है, गोबर भी देती है, मूत्र का त्याग भी करती है, और गाय बछिया और बछड़ा भी देती है। हमारे गौपालकों को एक बात समझना चाहिए कि गाय सिर्फ दूध देकर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। गाय हमारे परिवार में रहती है तो हमें विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करती है। गाय के पास एक ऐसा प्रभामंडल रहता है, कि ऐसा आभा क्षेत्र रहता है कि उसका प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर, उनके व्यवहार और बर्ताव के ऊपर भी पड़ता है। मैं बात दूसरी करना चाहता हूँ कि आप जब तक गाय गौपालन में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, गौपालन आपके लिए आर्थिक रूप से स्वर्ण नहीं बन सकता है, जब तक कि आपके घर में नई गाय बछिया का जन्म ना हो और बछिया गाय के रूप में रूपांतरित ना हो। आप यदि अपनी गाय से अच्छी बछिया तैयार कर लें, अच्छी गाय तैयार कर लें, तो गाय कभी आपको बोझ नहीं बनेगी। आप गाय से अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो यही है, यदि आपके पास कोई गाय है, मेरी कुछ बातें ऐसी हैं मेरे गौपालकों को रुचकर नहीं लगती कि उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई है। मैं कहता हूँ कि आपके पास गाय है, वो हीट पे आती है, उस गर्भ धारण करने की स्थिति में आती है, और आपके आसपास को उत्तम नस्ल का नंदी नहीं है, तो आप अपनी गाय को कहाँ से गर्भ धारण कराओगे? तो अब तो ऐसी सुविधाएं हैं कि आप देसी नस्ल की कोई भी गाय रखते हैं, उस गाय के अच्छे उत्तम क्वालिटी के सीमन हर जगह उपलब्ध है। आप यदि एमपी के किसी क्षेत्र में हैं, आपके पास गिर गाय है, आपको गिर गाय का अच्छा सीमन चाहिए, तो आपके आसपास सहजता से मिल जाता है। तो आप अपनी गाय को गिर गाय को गिर का सीमन दीजिए, अच्छे अच्छे नंदी का सीमन दीजिए, उसको अच्छा आहार दीजिए, गर्भावस्था में भी अच्छी पोषक संपन्न जो उसकी खुराक है वो दीजिए, क्योंकि जो आपकी बछिया है वो जन्म से ही अच्छे गुण लेके आवे। तो इससे आप अपने घर पर, अपने अपने गौ गौ केंद्र पर अच्छी किस्म की गाय को जन्म दे सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। यदि आप अच्छी गाय अच्छी गाय को जन्म देते हैं, तैयार करते हैं, तो आपको उसके अपने आसपास ही ऐसे गौपालक मिल जाएंगे जो आपकी बछिया में रुचि दिखाए। लेकिन उसके लिए दो चीजें हैं। पहले तो यह है कि बछिया का लालन पालन जन्म से ही और गर्भावस्था से अच्छा हो। पहले हम यही करते थे, हमारे यहाँ जो गौपालक मित्र होते थे वो यही करते थे कि गाय को पूरी स्वस्थ अवस्था में रखा, उसका पूरा विकास हो, उसके शरीर में किसी तरह की कमी ना आए, किसी तरह की उसके शरीर में पोषक तत्व संबंधी अभावों की स्थिति ना बने। कि यदि गाय खुद को पोषित है तो अपने गर्भ से कैसे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है? आप सोच सकते हैं, भाई हम अपने परिवार में यही करते हैं।
कि हम गर्भावस्था में अपनी माँ बहनों को अच्छा पोषण देते हैं, अच्छा आहार देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं। यद्यपि हमारी परिपाटी बदल गई, पहले हमारी घरेलू परिपाटी होती थी, गर्भावस्था में हम पोषक तत्व संपन्न कई तरह के आहार देते थे, घी भी देते थे, घी से बने कई चीजें देते थे, हम मेवा देते थे, हम साग सब्जियों पर फलों पर प्रयोग भी अपने बहु बेटियों को कराते थे। अब हमने थोड़ा दृष्टिकोण बदला, हम आधुनिक हो गए, तो अब दूसरी जो डॉक्टरी परामर्श होता है उसके आधार से देते हैं। उसका परिणाम क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इसकी बात हम बाद में करेंगे। वही तैयारी हमारी गौ की भी होनी चाहिए। जैसे ही गौ गर्भ धारण करे, उसके आहार में पोषक तत्वों को हमें समावेश करना चाहिए, उसकी खुराक में उस हिसाब से वृद्धि कर लेनी चाहिए। और यदि आपकी गाय बछिया को जन्म दे, बछड़े को दे, वैसे आज आपके हाथ में है कि आपकी गाय बछिया को जन्म दे, क्योंकि सेक्स सॉर्टेड जो सीमन आज उपलब्ध हैं उससे 90% चांस रहते हैं कि आपकी गाय बछिया को जन्म दे। तो आप ऐसा सेक्स सॉर्टेड सीमन ले सकते हैं, उससे आप अपनी गाय को गर्भ धारण करा सकते हैं और गर्भावस्था में अच्छा पोषण देते हैं। बछिया को जन्म, मैं बछिया से कहता हूँ कि बछिया से आपने स्वस्थ बछिया कैसे तैयार करनी है, हाइपर बछिया कैसे तैयार करनी है। कि जन्म के समय देखा गया है कि हमारे देसी गायों की गाय की बच्चियां हैं, आधी गाय की बच्चियां हैं तो 6-7 किलो के आसपास का बच्चे को जन्म देती है। ये कुपोषण का शिकार है। इसका अर्थ है कि माँ भी कुपोषित थी और उसकी बच्चियां भी कुपोषित है। उसको विकसित होने में पूरी तरह से अपनी जो शारीरिक अवस्था को प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है और वो कुपोषित ही रहती है। कुपोषित माँ कुपोषित बच्चे को जन्म दे सकती है। दूसरा, कुछ ऐसी गाय हैं जो जन्म से अपने बच्चे को 20-25 किलो के वजन लेके जन्म देती हैं, जिनके बच्चे बछिया हो या बछड़ा हो 20-25 किलो के आसपास का रहते हैं और जो स्वस्थ हैं। वैसे हमारे देश में ऐसी गायें बहुत कम संख्या में है, ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। अधिकांश गायों के अंदर पोषक तत्वों का अभाव है, कुपोषित है। तो पूरी तरह स्वस्थ गाय जन्म के समय अपनी बछिया को 25 से लेकर 35 केजी के वजन के साथ जन्म देती है। लेकिन हम सामान्यतः मान लेते हैं कि अधिकांश जो हमारी देसी गाय हैं 20 किलो के आसपास की बच्चिया को जन्म देती है। तो कुछ हमारे गौपालक कहते हैं कि बच्चिया को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध उसके लिए अति उत्तम है। जिस जन्म के समय के दूध को कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, तो आप उसका प्रयोग करा सकते हैं। खीस का प्रयोग करा सकते हैं, तो खीस भी बोलते हैं। तो खीस में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। खीस की पहले दूध में करीब 3% के आसपास कैल्शियम रहता है और कैल्शियम बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जन्म के समय बच्चिया को कोलेस्ट्रॉल नहीं दिया गया तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो एंटीबॉडी है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत तरह के जो जीवाणु हैं उनके शरीर में प्रत्यारोपित नहीं हो पाते हैं और यदि आप कोलेस्ट्रॉल नहीं देंगे तो उसका प्रभाव पूरे जीवन दिखाई देगा। इसलिए जन्म के समय कोलेस्ट्रॉल जो खीस है वो बच्चे को देनी बहुत आवश्यक है। और बछिया का जो जन्म के समय वजन है उसका 10% के आसपास अपने कोलेस्ट्रॉल देने की जरूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल दीजिए, लेकिन आज आप ये कह सकते हो कि 6 महीने दूध दे माँ का दूध दे के उसको पूरी तरह विकसित कर पाएंगे, ये हम थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है। जैसे हम अपने बच्चों को विशेष रूप से तैयार करने के लिए यदि हमें उसे पढ़ाई में आगे ले जाना है, यदि हमने उसको स्पोर्ट्स में ले जाना है या किसी विशेष क्षेत्र में लेने जाना है, तो उसके शारीरिक विकास की हम वैसी अवस्थाएं प्रेरित करते हैं। हम अच्छा पोषक आहार देते हैं। ठीक है, यही हमारे गाय की बछिया के साथ भी होना चाहिए। बछिया को उसकी दूध की क्षमता को बढ़ाना है तो जन्म के साथ ही उसके पोषक तत्वों पर, उसकी खुराक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेरा एक अनुभव है और इस बात को अब आधुनिक गौपालक जो गौ का परामर्श करने वाले वैज्ञानिक हैं वो उसको सुझाव के रूप में देते हैं कि यदि आपकी गाय की बछिया का 20 किलो वजन है तो उसको
उसके वजन का 10% के आसपास तो माँ का कोलेस्ट्रॉल माँ का दूध पिलाना चाहिए। साथ ही साथ उसको आप जो मिल्क रिप्लेसर आता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, उसका सेवन भी शुरू करवा देना चाहिए। लेकिन शीघ्र 20-25 दिन के आसपास ऐसी बच्चिया को जिसको हम अच्छी अच्छी बच्चिया के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी बच्चिया को काप स्टार्टर यानी कि बच्चिया का जो आहार है वो देना शुरू कर देना चाहिए कि ऐसे आहार में हर वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि दूध के माध्यम से बच्चे की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जितना अवश्य रहता है वो स्वस्थ भी रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो यदि हमें अपनी बच्चियों को पूरी तरह से तैयार करना है तो बच्चियों को 15-20 दिन के बाद मिल्क रिप्लेसर के साथ में या माँ के दूध के साथ में, यदि माँ का दूध पर्याप्त है, गाय पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, उसको आप उसकी जरूरत का दूध देते हैं, साथ में काप स्टार्टर की शुरुआत भी करा देनी चाहिए। और जैसे 3-4 महीने के बाद आपकी बच्चियां सामान्य चारा खाना शुरू कर दे। चारा खाने का अर्थ है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए और पचा पाए। गाय के पचाने का आधार 2 तत्व रहते हैं, उसमें कुछ एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहती है और ज्यादातर उसके चारे को पचाने में जीवाणुओं का भाग रहता है। उसमें जीव कार्य करते हैं, इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टोवाइट है, ऐसी जो तो इन जब ये पूरी तरह से उसके पेट में विकसित हो जाए, ह्यूमन में विकसित हो जाए, जुगाली करने लगे, तब उसको हरे चारे का और उसकी सामान्य आहार है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। इससे पहले आप काप स्टार्टर दे सकते हैं और काप स्टार्टर देने का भी एक रूप है। शुरू में हमें 30-40 ग्राम से इसकी शुरुआत करनी होती है। 30-40 ग्राम से काप स्टार्टर की शुरुआत करनी है और उसमें निरंतर वृद्धि करते जाना है। वृद्धि वीकली हो सकती है, वीकली वृद्धि तीसरे दिन भी हो सकती है। तीसरे दिन भी उसकी मात्रा को 5-10 ग्राम की मात्रा बढ़ा के दे सकते हैं और यदि वीकली वृद्धि कर रही है तो 10-15 ग्राम की उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी बच्चिया का जो वजन है, जो देसी की बच्चिया की बात कर रहा हूँ मैं, जर्सी होलिस्टीन की बात नहीं कर रहा। देसी बच्चिया का वजन प्रत्येक दिन यदि सही आहार उसको दे रहे हैं, आप पर्याप्त दूध दे रहे हैं, पर्याप्त मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं और साथ में आप काप स्टार्टर दे रहे हैं, तो उसके वजन में प्रत्येक दिन 300 सवा 300 ग्राम की वृद्धि होनी चाहिए। इस तरह जन्म के समय जो वजन था वो 2-2.5 महीने डबल हो जाना चाहिए। साल के अंत तक उसका वजन 40-50 किलो के आसपास पहुंच जाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जब आपकी बच्चिया का वजन 240 किलो 250 किलो के आसपास हो जाए तो निश्चित रूप से वो ये वजन प्राप्त करने की अवस्था है 16 से 18 हफ्ते में प्राप्त कर लेती है, यानी 1.5 से पौने 2 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते उसका ये वजन स्थिर हो जाता है। सामान्य इस अवस्था में 2 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते बच्चिया में हीट की स्थिति बन जाती है, गर्भ धारण की स्थिति बन जाती है। तो आप 2 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते उसका गर्भाधान करा सकते हैं, आप उसमें सीमन की स्थापना करा सकते हैं और गर्भावस्था में भी उसको पोषक तत्व संपन्न आहार देने की जरूरत पड़ती है कि उसके पेट में भी स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ बच्चा ही विकसित हो। और यदि उस समय आपको उसको भी अच्छी नस्ल के नंदी का सीमन आप स्थापित कराएंगे तो वो अपनी दादी की तुलना में, नानी की तुलना में या फिर अपनी माँ की तुलना में 4 गुना ज्यादा गुण लेके पैदा होता है। जिसकी नानी जो है 3 किलो दूध देती थी, तो वो उसकी जो बच्चिया थी जो अब घर धारण कर रही है, निश्चित रूप से उसकी दूध देने की क्षमता अपनी माँ की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा रहती है। और जो जो नातिन है वो नानी की तुलना में 4 गुने से लेकर 4.5-5 गुना तक दूध देने की क्षमता बन जाती है। तीसरी पीढ़ी में आप देखेंगे कि दूध देने की उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक प्रयोग है
नस्ल सुधार का भी प्रयोग है। नस्ल सुधार में तो हम और श्रेष्ठ किस्म की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं। उस नंदी की जो क्षमता उसमें देखा जाता है, और जो बछिया है, जो गाय है, उसके गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये मैं सामान्य बात की, यदि आपके पास सामान्य किस्म की कोई गाय है और उसके पेट से आप अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करना चाहते हैं, तो इस पद्धति को अपना सकते हैं। इससे नस्ल सुधार का सारा माहौल। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है, कुछ डाउट हैं, कुछ मेरे मित्र करते रहते हैं, उनका मैं निर्धारण अगले वीडियो में करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वाभाविक सेवा से क्यों हम विरोध करते हैं, क्यों हम आईवीएफ कराने, क्यों हम इंजेक्शन से सीमन रखवाएं। भाई हम भी तो अपने साथ यही कर रहे हैं। आज हमारे समाज में हमारी बहू बेटियां भी समान गर्भ धारण नहीं कर पा रही। गर्भ धारण संतान देने की क्षमता मनुष्य की निरंतर घटती जा रही है। कारण बहुत सारे हैं, चर्चा फिर कभी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी आप देख सकते हैं, 1990 के आसपास आपको दर्द की गोली लेनी होती थी तो भी आपको कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, गांव से कस्बे पहुंचना पड़ता था। कस्बे में एक आध कोई छोटी मोटी केमिस्ट्री दुकान होती थी, या फिर आसपास के शहरों तक इंतजार करना पड़ता था। शहर जाने वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, प्रार्थना करनी पड़ती थी कि वहां से ये टैबलेट ले आना, ये पत्ता ले आना। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो अलग बगल में कोई ना कोई केमिस्ट्री दुकान मिल जाती है। आज हर गांव में एक आध केमिस्ट्री दुकान मिल जाएगी। टाउन की बात करें तो कोई टाउन ऐसा नहीं है इसमें 5-10 दुकानें आप केमिस्ट की नहीं है। सहजता इसलिए हो गई, जरूरत बढ़ गई हमें। हर व्यक्ति कोई ना कोई दवा खा के जिंदा है। मैं बात दवा की नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि गर्भ धारण करने के अस्पताल भी जगह जगह आईवीएफ सेंटर हर जगह खुलने लगे, हर छोटे छोटे टाउन तक में खुल गए। शहरों में देखोगे तो हर चौथी पांचवी क्लिनिक या हॉस्पिटल के बगल में एक आईवीएफ है। आईवीएफ हॉस्पिटल में ही शुरुआत हो गई है, और हमारे देश में लाखों आईवीएफ सेंटर हैं। यानी कि वहां ग्राहक पहुंच रहे हैं, मरीज पहुंच रहे हैं, तभी तो आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं। ग्राहक विकसित हो रहे हैं, मरीज विकसित हो रहे हैं कि हमारे देश में आज गर्भ धारण से हर कारण में परेशानी हो रही है। मैं गर्भ धारण की बात में से ऐसा दूसरी बीमारी की बात की जाए, वहां भी यही हाल है। आज हमारे देश में करीब करीब 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर हर साल विकसित तैयार हो रहे हैं। सरकार कह रही है और डॉक्टर तैयार करो। मरीज होंगे तो डॉक्टर बनेगा। आज डॉक्टर बनने पे करोड़ रुपए खर्चा आता है, और करोड़ रुपए तब तक उसको वसूल नहीं पाएंगे जब तो मरीज ना हो। मरीज तो निरंतर बन रहे हैं, परिस्थिति ऐसी बन रही है। यदि हम अपने इलाज में हम मोतियाबिंद की बात करें तो करोड़ लोगों का हर साल ऑपरेशन होता है। हमारे देश में करीब 30-35 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर साल होता है। हृदय संबंधी बात करी जाए तो आज हमारे देश में 15 से 20 लाख लोगों के स्टेंट डलते हैं। 1-2 लाख आदमियों के तो बाईपास सर्जरी हो जाती है। हमारे देश में 3-3.5 लाख लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, उसमें 1-1.5 लाख को किडनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल पाती है। तो बहुत सारे अधिकांश लोग किडनी के अधिकांश लोग डायलिसिस से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बीमारियों की बात, यदि वहां हम किसी तरह के उपचार लेने में संकोच नहीं करते, हम घर परिवार सब कुछ बेच देते हैं, तो गाय के साथ ऐसा क्यों अन्याय करते हैं। हमें उसकी नस्ल को सुधारना है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करनी है ताकि वो सुरक्षित रह सके, जिंदा रह सके। हम गाय को सिर्फ पूजा करके जिंदा नहीं रह सकते। जैसे आज उसके सामने स्थिति, आज हमारे देश में 70 लाख से ज्यादा देशी गाय सड़कों पर विचरण करती है। क्या हमने कभी ध्यान दिया कि उसका कुछ गौशालाओं को खोल लेने से गाय नहीं बचने वाली। हाँ, यद्यपि गौशाला चलाते हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। मैं बहुत जगह ऐसी जगह जाता हूँ, देखा है यहाँ गौशालाओं में गाय की मृत्यु दर सामान्य पालक की यहाँ गाय जो मृत्यु प्राप्त करती है उससे 8 से 10 गुना ज्यादा है। सामान्यतः गाय की मृत्यु 3-4% के आसपास है, लेकिन गौशाला में कई गौशाला तो ऐसी हैं 14 गुना तक मृत्यु दर देखी गई है। कई गौशालाओं में एक रात में 150-200 गाय मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। कारण क्या है कि वहां सुविधाएं नहीं है। पशु का चारा है, इन्फेक्टेड चारा है, जहरीला चारा है, कई तरह के रोग ग्रसित चारा है, भूखी मर रही हैं, पानी उपलब्ध नहीं है, पानी भरा हुआ है, इसमें कितने तरह के
रोग कारक जीवाणु विकसित हो गए हैं, वो पी रही है। तो ऐसे में तो गाय नहीं बचने वाली। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सकारात्मक सोचिए, गौ गाय की पूजा सकारात्मक रूप से करिए, ताकि गाय बचे, हम बचे, हमारी संस्पदा बचे और हम गाय माता को उसके स्थान पर सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद मित्रों।